मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ बाहर निकालो। तो आज आपको ये बात क्लियर हो गई कि वो जल में रहेगी और श्वसन किसके द्वारा करेगी? गिल्स के। जैसे मान लीजिए आपकी नाक निकालकर यहां चिपका दी, अब उसको बीच में से डिवाइड कर दिया हमने पट्ट के द्वारा, तो कितने नासा कक्ष बन गए? 2। मान लीजिए घर में समोसे बन रहे हैं तो हमें किससे पता लगेंगे? घ्राण भाग से। तो एक बीमारी होती है जिसे बोलते हैं प्लूरस। तो जब आप श्वास लोगे तो फिर आवाज आएगी घर घर। कि भारत की सफाई का जो ठेका महिलाओं ने ले रखा, हमारे घर पर मम्मी ने पोछा लगा दिया तो भाई किसी की हिम्मत नहीं कि वहां से निकल सके, तो आप ऐसे करो, सब यहाँ लगाइए आप, तो आप देखो कि ये अदर भाग में तो बंद है और पृष्ठ भाग में खुले हैं। यहाँ एनसीईआरटी की शुरुआत में और एक और गलती है कि भाई उन्होंने समातन को ही श्वसन बोल रखा है, जबकि दोनों प्रक्रियाओं में डिफरेंस है, वो आपको आज ही की क्लास में पता लग जाएगा। गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज की इस क्लास में आप श्वसन व गैसों के जो विनिमय है, तो पूरा एक ही क्लास में पूरा चैप्टर आप स्टडी करेंगे और हम एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन को कवर करते हुए चलेंगे। कैसे एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम करना है, कैसे एनसीईआरटी को समझना है, कुछ लाइंस में जो एनसीईआरटी की गलतियां हैं उन गलतियों को भी हम दूर करते हुए चलेंगे। तो यहाँ आज के सेशन में श्वसन और गैसों के विनिमय के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इसकी शुरुआत करते हैं और मैं आप सभी से ये आशा करता हूँ कि लास्ट जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होगा तो आप ये फील करके या आप ऐसा मानिएगा कि ये पूरा चैप्टर आपको क्लास में ही याद हो जाए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आज के इस लेक्चर की अगर हम बात करते हैं तो आज यहाँ पर आप इसे श्वसन और इसे वन शॉट के फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लाइन टू लाइन एनसीईआरटी का क्या करेंगे? पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई श्वसन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई श्वसन क्या होता है। तो देखो यहाँ एक एनसीईआरटी की गलती है शुरू की 2 लाइन में एनसीईआरटी में, उसको आपको ठीक करना है। हम बात करेंगे कि श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का निर्माण। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि इसमें ग्लूकोज का विभाजन होगा। किसका विभाजन होगा? ग्लूकोज का। और ग्लूकोज के विभाजन होने से ऊर्जा का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? ऊर्जा का निर्माण। तो वेरी सिंपल, काफी सरल तरह से आप इसे याद रखिए कि खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का निर्माण होना ही श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? श्वसन कहलाता है। हम अगर यहां पर बात करेंगे तो भाई श्वसन इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष प्रक्रिया है। तो ये एनसीईआरटी में आपको करेक्शन करना है कि ये इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का अप्रत्यक्ष विभाजन होता है, इनडायरेक्ट डिवीजन होगा यहाँ पर श्वसन की प्रक्रिया में। और हम कहेंगे कि भाई इससे ऊर्जा का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? ऊर्जा का निर्माण होगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि श्वसन को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है बच्चों बताइए? 2 भागों में। तो आप ध्यान से समझिए कि खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का निर्माण हुआ। अब श्वसन को हमने 2 भागों में बांट दिया। एक वायवीय श्वसन जो किसकी उपस्थिति में होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अधिकांश जंतुओं और पौधों में कैसा होगा? वायवीय श्वसन होगा। कैसा होगा बच्चों? वायवीय श्वसन। और हम बात करेंगे कि भाई अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन का मतलब है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। कुछ बैक्टीरिया में होगा, कुछ यीस्ट में होगा, खमीर भी बोलते हैं उसे, तो उनमें जो होता है वह अवायवीय श्वसन होता है। अब हम एनसीईआरटी में अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ श्वसन के 3 चरण या स्टेप हैं। तो आप ध्यान से समझिए कि श्वसन के चरण या स्टेप्स, तो हम बात करेंगे कि भाई यहाँ 3 स्टेप है। पहला क्या है बच्चों? बाह्य श्वसन। क्या है? बाह्य श्वसन। दूसरा क्या है? आंतरिक श्वसन। दूसरा क्या है बोलिए? आंतरिक श्वसन। और तीसरा है कोशिकीय श्वसन। तीसरा क्या है? कोशिकीय श्वसन। तो बच्चों ध्यान से समझिए कि श्वसन के 3 पद या स्टेप हैं। 3 पद या स्टेप हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई
पहला बाह्य श्वसन। अब बाह्य श्वसन क्या होता है? वातावरण और फेफड़ों के मध्य गैसों का आदान प्रदान। वातावरण व फेफड़ों के मध्य गैसों का आदान प्रदान, इसे हम क्या नाम देंगे? बाह्य श्वसन। इसके बाद फेफड़ों से और कोशिकाओं के बीच में जो गैसों का परिवहन होगा उसे हम क्या नाम देंगे? आंतरिक श्वसन। फिर कोशिका के भीतर ग्लूकोज का विभाजन होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति, तो इसे हम क्या नाम देंगे? कोशिकीय श्वसन। क्या नाम देंगे बच्चों? कोशिकीय श्वसन। तो यहां बहुत सिंपल तरह से समझिए कि भाई श्वसन के 3 स्टेप। कितने स्टेप है? 3। बाह्य श्वसन, अंतः श्वसन या आंतरिक श्वसन और कोशिकीय श्वसन। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि भाई इंटरनल रेस्पिरेशन हो गया, आंतरिक श्वसन हो गया। क्या हो गया बच्चों बताइए? आंतरिक श्वसन। तो बाह्य श्वसन की बात करें काफी सरल तरह से, वातावरण और फेफड़ों के बीच में। हम बात करें आंतरिक श्वसन, हम कहेंगे भाई फेफड़ों और कोशिकाओं के बीच में रुधिर की सहायता से ऑक्सीजन को ले जाना, CO2 को लाना। फिर हम बात करें कोशिकीय श्वसन, तो जो कोशिकीय श्वसन होगा वो कोशिकीय श्वसन कोशिका के भीतर होगा। किसके भीतर होगा? कोशिका के। इसके बाद हम बात करते हैं विभिन्न जंतुओं के श्वसन अंग। विभिन्न जंतुओं के श्वसन अंग। अब भाई अलग अलग जंतुओं में अलग अलग श्वसन अंग होंगे। किसी में गिल्स होगा, किसी में फेफड़े होंगे, किसी में ट्रेकिया होगा, किसी में श्वसन अंग नहीं है। तो सामान्य सतह से ही क्या होगा? गैसों का आदान प्रदान होगा। अब हम बात करेंगे कि ये किस पर निर्भर करता है, तो आवास व संगठन पर। यहां पर भी क्वेश्चन बनता है कि भाई श्वसन अंग किस आधार पर डिसाइड होंगे, तो हम कहेंगे आवास और उनके संगठन के स्तर पर। जो ऊतकी स्तर के उनमें अलग होगा, जो अंग स्तर होंगे उनमें अलग होगा, जो अंग तंत्र स्तर है उनमें अलग होगा। तो हम कहेंगे संगठन के स्तर पर और आवास के बेस पर। जो जल में पाए जाएंगे उनमें गिल्स होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से श्वसन अंग है। तो विभिन्न जंतुओं के श्वसन अंग, ये NCERT का पूरा पैराग्राफ है जिसका बहुत ध्यान से आपको पोस्टमार्टम करना है। तो सबसे पहले हम बात करें भाई सामान्य सतह। बहुत सारे ऐसे जीव हैं, जैसे आप बच्चों आपने नाम सुने होंगे, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज और अधिकांश एनेलिडा में श्वसन अंग नहीं पाए जाते। लेकिन भाई गैसों का आदान प्रदान तो होना जरूरी है। तो ऐसे जीवों में गैसों का आदान प्रदान किससे होगा? सामान्य सतह से। किससे होगा? सामान्य सतह से। तो हम कहेंगे जैसे हमारे पास एक अच्छा एग्जांपल है यहाँ अमीबा। अब भाई अमीबा में हम कहेंगे कि बाहर से ऑक्सीजन अंदर आ गई और अंदर से CO2 कहां चली गई? बाहर। तो गैसों का आदान प्रदान किससे हुआ? सामान्य सतह से। इसे नॉर्मल सरफेस भी कहेंगे, सामान्य सतह भी कहेंगे। इसके कुछ फेमस एग्जांपल हो गए अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। जैसे यूग्लिना की खास बात होती है कि वह पादप व जंतु के मध्य योजक कड़ी जीव है। क्या है बच्चों बताइए? पादप व जंतु के मध्य योजक कड़ी जीव है। तो हम कहेंगे कि भाई ये यूग्लिना के बारे में हो गया। किसके बारे में हो गया? यूग्लिना के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं कि इसके बाद सामान्य सतह के बाद कुछ जंतुओं में गिल्स पाए जाएंगे। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो अधिकांश जलीय जंतु हैं, ठीक है, अधिकांश जो जलीय जंतु हैं, अधिकांश जलीय जंतुओं में, तो आपको ये याद रखना है कि जो अधिकांश जलीय जंतु हैं, अधिकांश जलीय जंतु में क्या पाए जाएंगे? गिल्स। इन्हें क्लोम भी कहेंगे, टीनिडियम भी कहेंगे। तो टीनिडियम भी बहुत फेमस नाम है, याद रखना। हम कहेंगे कि भाई गिल्स किस में पाए जाते हैं? मछलियों में, जलीय कीट में, झींगा। ठीक है, और आप सबने पढ़ा है मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ बाहर निकालो। तो आज आपको ये बात क्लियर हो गई कि वो जल में रहेगी और श्वसन किसके द्वारा करेगी? गिल्स के। किसके द्वारा? गिल्स। इसके अलावा बच्चों जलीय कीट होते हैं, इसके अलावा झींगा, प्रोन, ये भी काफी फेमस एग्जांपल। जो प्रोन या झींगा होता है, या अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहें तो क्रस्टेशिया वर्ग से होता है। और आप सभी को पता है कि क्रस्टेशिया वर्ग जो होता है यह आर्थ्रोपोडा में आता है। किस में आता है? आर्थ्रोपोडा में। तो क्रस्टेशिया वर्ग आर्थ्रोपोडा में आता है। किस में आएगा? आर्थ्रोपोडा। हम बात करें कुछ सदस्यों में बुक गिल्स भी पाए जाते हैं। अब भाई ये बुक गिल्स क्या है? बच्चे के मन में क्वेश्चन आ सकता है।
तो गिल्स खुली किताब की तरह व्यवस्थित हो जाते। जो गिल्स होते हैं बच्चों इस तरह से व्यवस्थित हो जाते, ठीक है, इस तरह से व्यवस्थित हो। अब ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है बच्चों, कैसा क्वेश्चन है? पीवाईक्यू, नीट एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका एक ही फेमस एग्जांपल है, उसका नाम है लिमुलस, और लिमुलस को किंग क्रेब भी कहेंगे। और ये अपने वर्ग का इकलौता सदस्य है, इसलिए बच्चों इसको क्या बोलते हैं? जीवित जीवाश्म। क्या बोलते हैं भाई? जीवित जीवाश्म। इसे जीवित जीवाश्म कहिए। अब हम बात करेंगे कि भाई बुक गिल्स के अलावा क्या होते हैं? बुक लंग्स, बुक लंग्स होंगे। अब बच्चों बुक लंग्स जो होते हैं, हम बात करें कुछ ऐसे आर्थ्रोपोडा के सदस्यों में होंगे। तो आप ये याद रखना कि जो बुक लंग्स होते हैं ये भी आर्थ्रोपोडा के सदस्यों में होते हैं। और आर्थ्रोपोडा के कौन से सदस्य हैं बच्चों? मकड़ी हो गया, बिच्छू हो गया, मकड़ी और बिच्छू में। तो हम कहेंगे भाई यहाँ भी जो लंग्स होते हैं वो ओपन बुक की तरह होते हैं, इसलिए इसका नाम रख दिया बुक लिंग्स, बुक लंग्स। इसको आप पुस्तक फेफड़े भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पुस्तक फेफड़े। इसके बाद श्वासनाल तो आप कॉकरोच में भी पढ़ते हो, ठीक है। तो श्वासनाल एक नली का समान संरचना होती है। कैसी होती है बच्चों बताइए? नली का समान। और ये स्थलीय कीटों में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? स्थलीय कीटों में। फेमस एग्जाम्पल कॉकरोच। उसके अलावा कॉकरोच के अलावा स्थलीय कीट, क्या एग्जाम्पल होगा? स्थलीय कीट। तो स्थलीय कीट इसका एग्जाम्पल होगा। हम बात करेंगे त्वचीय श्वसन। त्वचीय श्वसन का मतलब है जैसे कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जिनमें त्वचा के द्वारा, और आपने मेंढक पढ़ा, तो मेंढक में अधिकांश ज्यादातर श्वसन त्वचा के द्वारा ही होता है। जैसे मेंढक में ग्रीष्म निष्क्रियता और शीत निष्क्रियता होता है, तो उस समय कौन सा श्वसन होगा भाई? त्वचीय श्वसन होता है। कैसा होता है भाई? त्वचीय श्वसन, ठीक है। हम बात करें भाई केचुआ है, केचुआ भी, तो इसे त्वचीय श्वसन में आप ऐसे भी बोल सकते हो कि उन जीवों में नम त्वचा होती है। क्या होती है बच्चों बताइए? नम त्वचा। और इसी के द्वारा इस त्वचा में रक्त केशिकाओं का जाल होता है। क्या होता है बच्चों? रक्त केशिकाओं का जाल होता है, और उस जाल से ही गैसों का आदान प्रदान हो जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद कि भाई लंग्स। अब हम लंग्स की बात करें तो भाई ये जो स्थलीय जीव होते हैं, जो वर्टिब्रेट्स हैं, विकसित वर्टिब्रेट, जैसे एम्फीबिया हो गया, रेप्टाइल हो गया, पक्षी हो गए, मैमल्स स्तनधारी हो गए, उन सब में क्या पाए जाते हैं भाई? फेफड़े पाए जाते हैं। अब फेफड़े हम कहेंगे भाई एक जोड़ी होते हैं। कैसे होते हैं? एक जोड़ी। जैसे आप अगर हम एम्फीबिया की बात करें तो इसमें एक जोड़ी होते हैं, लेकिन फेफड़ों में पिंड नहीं पाए जाते। ये यहाँ एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया। रेप्टिलिया की बात करें तो उनके फेफड़ों में भी पिंड नहीं पाए जाते। हम बात करें पक्षी वर्ग में तो यहां पर ध्यान रखना है कि फेफड़ों में वायु कोश पाए जाते हैं, एयर से। जैसे अगर आप पक्षी के फेफड़ों की बात करें तो बहुत ध्यान से समझिए आप, इसमें क्या होता है कि फेफड़े जब होते हैं तो उनमें बच्चों वायु कोश होते हैं। क्या होते हैं? वायु कोश। वायु कोश से क्या फायदा होता है वो भी आप देखेंगे भी। तो इस तरह से ये उनमें वायु कोश होते हैं, इस तरह से वायु कोश होते हैं। तो इनमें ऑक्सीजन भरी होती है। क्या भरी होती है? ऑक्सीजन। तो हम कहेंगे कि भाई ये वायु कोश या एयर सेक, वायु कोश या एयर सेक। अब इनमें कूपिका ही नहीं होती है, ये पक्षियों में उत्प्लावकता भी बनाए रखते हैं। जैसे मान लो शरीर के अंदर हवा भर गई तो अपने आप ऊपर उठने लगेगा, तो ये उसमें भी सहायता करता है। और अगर जब उड़ान भरते हैं पक्षी तो उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो बच्चों ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, और ये ऑक्सीजन किस में संग्रहित है? एयर से, ठीक है। हम मनुष्य या स्तनधारियों की बात करें तो स्तनधारियों के जो फेफड़े होते हैं उनमें पिंड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पिंड पाए जाते हैं। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं मनुष्य के श्वसन तंत्र की। किसकी बात करते हैं? मनुष्य के श्वसन तंत्र। अब आप सभी जानते हो हमारे पास भी श्वसन तंत्र है। ये हमारे बाह्य नासा छिद्र, क्या है? बाह्य नासा। अब नासा छिद्र किस में खुलेंगे? नासा गुहा में। किस में खुलेंगे? नासा गुहा, नासा गुहा में खुलेंगे। अब नासा गुहा है भाई, उसके बीच में एक पट होता है, उसे क्या नाम देंगे? नासा पट। क्या नाम देंगे? नासा पट। नासा पट की वजह से नासा कक्ष बनेंगे। क्या बनेंगे? नासा कक्ष। तो आप इसे सिंपल एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हो कि भाई नाक में नासा गुहा होती है, ये हमारी पूरी नाक में नासा गुहा है, और इसके बीच में एक पट होता है, उसे नासा पट कहेंगे।
ये कांचाभ उपास्थि का बना होगा, ठीक है, किसका बना होगा, कांचाभ। हाइलिन कार्टिलेज किसका बना होता है, हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है। अब हम बात करेंगे कि इसमें पट्ट की वजह से दो नासा कक्ष बन गए। जैसे मान लीजिए आपकी नाक निकालकर यहां चिपका दी, अब उसको बीच में से डिवाइड कर दिया हमने पट्ट के द्वारा, तो कितने नासा कक्ष बन गए, दो। कितने बन गए, दो नासा। प्रत्येक नासा कक्ष के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3। अब ये थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज है, लेकिन जिस तरह से पेपर आ रहे हैं वो भी आपको याद होना चाहिए। भाई ऐसे हाथ लगाइए आप, यहां पर, फिर यहां, फिर थोड़ा पीछे, तो हम कहेंगे प्रत्येक नासा कक्ष के 3 भाग हो गए। कितने भाग हो गए, 3। पहला भाग जो है यहां पर हेयर्स होते हैं, ठीक है, वायु फिल्टर करेंगे। दूसरा जो भाग है ना, श्वसन भाग है, यहां कूट स्थित उपकला पाई जाती। क्या पाई जाती, कूट स्थित उपकला, जो बाहर से आने वाली गर्म हवा को ठंडी करेगी या ठंडी हवा को गर्म करेगी, मतलब ये एयर कंडीशन की तरह काम करेगा, ठीक है, एसी की तरह काम करेगा। लास्ट भाग है घ्राण भाग। इसमें घ्राण उपकला होती है जो गंध की संवेदनाओं को ग्रहण करती है, ठीक है। मान लीजिए घर में समोसे बन रहे हैं, तो हमें किससे पता लगेंगे, घ्राण भाग से। किससे पता लगेंगे, घ्राण भाग। तो हम कहेंगे कि भाई यहां पर 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग। यहां इसको आप डायग्राम में भी समझ सकते हैं कि भाई इस तरह से, ध्यान से देखो आप यहां पर, कि ये वायु अंदर गई, ये वायु अंदर गई, ठीक है, और हम कहेंगे कि भाई नासा कक्ष अंतनासा छिद्र के द्वारा खुलेंगे। किसके द्वारा खुलेंगे, अंतनासा छिद्र। जैसे हमारी नाक से यहाँ वायु गई, वायु गई, और नासा कक्ष अंतनासा छिद्र से खुलेंगे। किससे खुलेंगे बच्चों बताइए, अंतनासा छिद्र। जैसे हम बात करेंगे कि यहाँ कुछ ऐसी रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे अभी आप, तो हम बात करेंगे कि भाई अंतनासा छिद्र एक जोड़ी होते हैं। कितने जोड़ी होते हैं, एक जोड़ी। और अंतनासा छिद्र होते हैं बच्चों, ये नासा ग्रसनी में खुलते हैं, ठीक है। ग्रसनी का ऊपरी भाग क्या कहलाता है, नासा ग्रसनी, तो उसमें जाकर खुलेंगे। अब अगर आप देखो यहाँ पर, जैसे हम थोड़ा जाएंगे ग्रसनी की क्या खास बात है, तो ग्रसनी एक ऐसा हमारे शरीर में भाग है जो वायु और भोजन के लिए कॉमन मार्ग है। कैसा मार्ग है, कॉमन। उससे वायु में अंदर जाती है और उससे भोजन भी अंदर जाता है। वायु में अंदर जाएगी और भोजन भी अंदर जाएगा। अब इसके 3 भाग हो गए भाई। कितने भाग हो गए, 3। नासा ग्रसनी, ओरोफेरिंक्स और लेरिंजोफेरिंक्स। तो आपको तो 2 भाग से मतलब है। ऊपर वाला भाग क्या है, नासा ग्रसनी, उसमें क्या खुलेंगे, अंतनासा छिद्र। क्या खुलेंगे भाई, अंदर। यहां हाथ लगाइए बच्चों, यहां अदर ग्रसनी, और इस अदर ग्रसनी में क्या होगा, घाटी द्वार। क्या होगा भाई, ग्लोटिस या घाटी द्वार। बोलिए एक साथ, ग्लोटिस या घाटी द्वार। तो हम कहेंगे कि भाई घाटी द्वार एक छिद्र है जो हमारे यहाँ अदर ग्रसनी में होता है। और अच्छा सीखना चाहो तो वही लेरिंजोफेरिंक्स, स्वर ग्रसनी, ठीक है, में उपस्थित होगा। अब ये एक छिद्र है। अब हम कहेंगे ये किस में खुलेगा, स्वर यंत्र। स्वर यंत्र का मतलब है साउंड बॉक्स। स्वर यंत्र का मतलब क्या है, साउंड बॉक्स, ठीक है। साउंड बॉक्स क्या है, उपास्थियों का बॉक्स। किसका बॉक्स है, उपास्थियों। भाई उपास्थियों से मिलकर बना होता है, उपास्थियों का बॉक्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि खाना खाते समय घाटी द्वार को कौन बंद करेगा, घाटी ढक्कन। कौन बंद करेगा, घाटी ढक्कन। और बच्चों आप सभी जानते हो कि ये जो घाटी ढक्कन है ये बना होता है येलो इलास्टिक कार्टिलेज। किसका बना होगा, पीली लचीली उपास्थि। बोलो एक साथ, पीली लचीली उपास्थि का बना होता है। तो येलो इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। किसका बना होगा, येलो इलास्टिक कार्टिलेज। ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं। अब हम बात करते हैं स्वर यंत्र। तो भाई स्वर यंत्र में आप इतना याद रखोगे कि भाई ये उपास्थियों का बॉक्स होता है। इसमें 9 उपास्थि होती है बच्चों। कितनी उपास्थि होती है, 9, ठीक है। बस आप उनको नाम याद रखना क्योंकि एनसीईआरटी में इसके बारे में ज्यादा नहीं दे रखा है। तो हम बात करेंगे कि भाई 3 तो जोड़ी में होती है और 3 सिंगल होती है। 3 जोड़ी में होगी और 3 कैसी होती है, सिंगल। तो जो जोड़ी में होती है उनके नाम अरेटिनॉइड, सेंटोरेनिक उपास्थि, क्यूनिफॉर्म। और जो एकल होती है बच्चों, थायराइड, एपिग्लोटिस, क्रिकोइड। एपिग्लोटिस का मतलब घाटी ढक्कन। एपिग्लोटिस का मतलब क्या है, घाटी ढक्कन।
थायराइड उपास्थि होगी, और क्रिकोइड। जैसे हम थोड़ा अगर एक्स्ट्रा जाएं तो यहां पर हाथ लगाइए आप, थायराइड उपास्थि होगी। थायराइड उपास्थि जो होती है नर में, यहाँ एक बाहर निकला हुआ भाग होता है, मेल में उसको बोलते हैं एडम एप्पल। क्या बोलते हैं? एडम एप्पल। क्या बोलते हैं बच्चों? एडम एप्पल। अगर बाय द वे आप इसे समझना चाहें ध्यान से, तो आपको याद रखना है कि भाई स्वर यंत्र में जो हमारा साउंड बॉक्स है, इसे स्वर यंत्र, साउंड बॉक्स, या आप कंठ बोल दीजिए, या और सिंपल भाषा में टेटवा बोल दीजिए। आप सुनते ना टेटवा दबा दिया, तो भाई वह साउंड बॉक्स से, लेरिंग्स से, स्वर यंत्र। अब इसमें क्या होते हैं? स्वर रज्जु होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? स्वर रज्जु। तो स्वर रज्जु की अगर हम बात करें तो दो जोड़ी होते हैं। कितने जोड़ी होते हैं? दो, वास्तविक स्वर रज्जु और आभासी। तो भाई ध्वनि उत्पादन का काम कौन करेंगे? वास्तविक। जैसे ही CO2 बाहर आती है तो इसमें कंपन होता है, और कंपन होने से ध्वनि का उत्पादन होगा, तो ये वास्तविक है। और आभासी जो है वो क्या करते हैं? वास्तविक स्वर रज्जु को नम बनाए रखेंगे। जैसे आप ऐसे करिए, ऐसे करिए, ये आभासी है और ये वास्तविक है। अब जो आभासी वो नम या गीला है। अब हम कहेंगे वास्तविक बोलते बोलते सूख गया, तो वास्तविक क्या करेगा? ऐसे आके अटैच होगा, ऐसे आकर अटैच होगा। जब ऐसे आके अटैच होगा तो क्या होगा कि वो नम सतह से नमी ले लेगा। तो यहां पर बहुत ध्यान से समझिए कि आभासी स्वर रज्जु वास्तविक स्वर रज्जु को नमी प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? नमी प्रदान करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम श्वास नाल पर। किस पर आते हैं? श्वास नाल। श्वास नाल बच्चों एक नलिका समान संरचना होती है, ठीक है, एक नलिका समान संरचना होती है। और हम यहां पर ये बात करेंगे कि भाई ये नलिका समान संरचना है। कैसी संरचना बच्चों? नलिका समान, ठीक है। श्वास नाल में लंबाई ऐसे करो आप, 10 से 12 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 10 से 12। अब इसमें सी आकृति के छल्ले होते हैं। ये छल्ले ऐसे होंगे, तो भाई सी आकृति के छल्ले कांचाभ उपास्थि के बने होंगे। किसके बने होंगे? और इनकी संख्या 16 से 20 होती है। कितनी होगी भाई? 16 से 20। तो इनकी संख्या 16 से 20 होती है। अब हम कहेंगे इसका क्या फायदा है? इससे श्वास नाल पिचकती नहीं है, और श्वास नाल के भीतर पाई जाती है कूट स्त्रित उपकला। बोलो। एक और इंपॉर्टेंट बात, जहां से PYQ क्वेश्चन आए हैं, जैसे हमारी श्वास नाल है, अब ये 5वीं वक्षीय कशेरुका। कौन सी? 5वीं। यहां जाकर ये 2 श्वसनी में विभाजित हो। किस में विभाजित हो गई? 2 श्वसनी में। श्वसनी में विभाजित होगी। तो यहां क्वेश्चन बनता है कि भाई कौन सी वक्षीय कशेरुका के समय विभाजित होगी? तो आंसर क्या है? 5वीं वक्षीय। तो हम कहेंगे कि भाई लंबी नलिका समान, इसे वायु नली या विंड पाइप भी कहते हैं। लंबाई आपको पता है 10 से 12 सेंटीमीटर। कौन सी उपकला होगी? पक्षमाभी कूट स्त्रित उपकला, सीलेटेड शूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। और हम बात करें भाई सी आकृति के छल्ले होते हैं। अब जैसे आपसे ये भी पूछ सकते हैं भाई किधर ओपन होंगे किधर बंद होंगे, तो आप ऐसे करो, सब यहां लगाइए आप, तो आप देखो कि ये अधर भाग में तो बंद है और पृष्ठ भाग में खुले हैं, क्योंकि पृष्ठ भाग की तरफ क्या आ जाएगी? रीढ़ की हड्डी, ठीक है। तो ये हमारी श्वास नाल को पिचकने से बचाते हैं। अब यहां हम एक और इंपॉर्टेंट बात, जो NCERT का काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि भाई हमारे शरीर में एक श्वसन तंत्र वृक्ष होता है। क्या होता है भाई? श्वसन वृक्ष। श्वसन वृक्ष कैसा होगा बच्चों? इस तरह से बनता है कि भाई श्वास नाल विभाजित हुई श्वसनी में, फिर प्राथमिक श्वसनी, फिर द्वितीयक श्वसनी, फिर तृतीयक श्वसनी, फिर इस तरह से फिर श्वसनी का आ जाएगी। तो ऐसे एक पूरा क्या बनेगा? पेड़ों की तरह जाल बन जाता है, ठीक है। पेड़ों की तरह क्या बन जाता है? जाल बन जाता है। बात समझ में? तो वह जो जाल बनेगा उसे श्वसन वृक्ष बोलते हैं। तो यहां हम इसे बच्चों 2 भागों में बांट देते हैं कि भाई एक श्वसनिका वृक्ष और एक श्वसन वृक्ष, ब्रोंकियल ट्री और रेस्पिरेटरी, ठीक है। अब यहां NCERT की लाइन है ये कि भाई श्वास नाल किस में विभाजित हुआ? 2 प्राथमिक श्वसन, प्राथमिक श्वसनी द्वितीयक श्वसनी में, ठीक है। प्राथमिक श्वसनी द्वितीयक श्वसनी में, और बच्चों द्वितीयक श्वसनी किस में होगी? तृतीयक। तो भाई हम बात करेंगे कि यहां पर तृतीयक श्वसनी, तो प्राथमिक से द्वितीयक श्वसनी निकलेगी, फिर तृतीयक श्वसनी, और फिर प्रारंभिक श्वसनी। प्रारंभिक श्वसनी
यहां तक सी आकृति के छल्ले होते हैं, यहां तक सी आकृति के छल्ले होते हैं जो इनको पिचकने से बचाते हैं। किसको पिचकने से बचाते हैं? इन सबको पिचकने से बचाते हैं। तो भाई बहुत ही सिंपल वे से, ये बहुत ध्यान से आप इस बात को समझिए, और हम इसको एनसीईआरटी में भी पोस्टमार्टम करेंगे। किसमें पोस्टमार्टम करेंगे? एनसीईआरटी। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आप देखो कि भाई नासा छिद्र हो गए, नासा कक्ष, और नासा कक्ष किस में खुल रहे हैं भाई? ग्रसनी। डायरेक्ट दे दिया इन्होंने, ग्रसनी में खुल रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि भाई ग्रसनी के बारे में खास बात है, आहार और वायु दोनों के लिए कॉमन मार्ग है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, और ग्रसनी कंठ द्वारा श्वास नली में खुलेगी। किसमें खुलेगी? श्वास नली। फिर हम बात करेंगे कि श्वास नली एक सीधी नलिका है जो वक्ष गुहा में 5वीं वक्षीय कशेरुका। कहां पर भाई? 5वीं वक्षीय, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप, 5वीं वक्षीय कशेरुका। वहां जाकर 2 भागों में विभाजित हो जाएगी। कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित हो जाएगी। हम बात करेंगे यहां पर, ये देखो, श्वास नली, प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी, प्रारंभिक श्वसनी, यहां तक सी आकृति के छल्ले होते हैं। ये इसमें लिखा हुआ है अपूर्ण उपास्थिल वलय, तो ये इनको पिचकने से बचाते हैं। ठीक है, तो यहां हम कहेंगे कि भाई एनसीईआरटी की एक एक लाइन का हम बहुत ही ध्यान से पोस्टमार्टम करने वाले हैं। अब हम आगे बढ़े कि भाई ये ब्रोंकियल ट्री क्या हो गया भाई? ब्रोंकियल। तो आप तो सिंपल याद रखो, वायु कहां गई? श्वास नाल, फिर प्राथमिक श्वसनी, फिर द्वितीयक श्वसनी, फिर तृतीयक श्वसनी, फिर प्रारंभिक श्वसनी। प्रारंभिक श्वसनी यहां तक सी आकृति के छल्ले होंगे। अब उसके बाद कुल श्वसनिका, और हम बात करें अंतस्थ श्वसनिका। बच्चों ये जो मार्ग है इसमें, इसको बोलते हैं समातन मार्ग। क्या नाम देंगे? समातन। इसमें वायु भरी होती है, वहां पर वायु का आदान प्रदान नहीं होता। ठीक है, वायु का आदान प्रदान नहीं होगा। अब हम बात करेंगे कि फिर यहां से ये वायु श्वसनिका में आ गई, फिर एल्वोलियर डक्ट, एट्रिया, वायु कोश, कूपिकाएं, इसे बोलेंगे भाई यहां पर गैसों का आदान प्रदान होता है। तो आपको याद रखना है कि रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से एल्वोलियर डक्ट, फिर उसके बाद एट्रिया, फिर एट्रिया के बाद वायु कोश, और वायु कोश के बाद कूपिकाएं। ठीक है, ये सभी संरचनाएं मिलकर फेफड़े बनाते। क्या बनाती है? फेफड़े बनाते। और इनकी दीवारों में रक्त केशिकाओं का जाल होता है जिससे गैसों का आदान प्रदान होता है। तो बच्चों ये हम कहेंगे थोड़ा एक्स्ट्रा है, लेकिन जिस तरह से पेपर आ रहे हैं नीट में, आपको ये बातें याद रखना ही पड़ेगा। अब हम बातें करते हैं कि भाई ये श्वसन वृक्ष हो गया, जैसे आप इसे यहां भी देख सकते हैं किस तरह से डिवाइड है, आप यहां भी देख सकते हैं। ठीक है, और आपको ये ध्यान रखना है कि भाई 2 भाग हो गए, एक समातन भाग हो गया और एक गैसों का आदान प्रदान भाग हो गया। एक तो समातन भाग हो गया और एक गैसों का आदान प्रदान भाग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि भाई हमारे फेफड़े। तो भाई ध्यान से देखो कि ये हमारे फेफड़े हैं और हमारे पास एक जोड़ी फेफड़े हैं। कितने हैं? एक जोड़ी, एक दायां फेफड़ा और एक बायां फेफड़ा। अब आप ध्यान से देखो, इसके कई सारे हमारे पास अच्छे अच्छे डायग्राम हैं, आप उससे भी इस बात को समझ सकते हैं। ये देखो, ठीक है, ये फेफड़े हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास अच्छे अच्छे डायग्राम है, वहां से भी आप ये बात को, और श्वसन वृक्ष की बात करें तो देखो श्वसन वृक्ष इस तरह से भी ये श्वसन वृक्ष होता है। क्या होता है बच्चों? श्वसन वृक्ष विभाजित होता जाएगा, और विभाजित होने से बहुत सारी शाखाएं बन गई। जो शाखाएं बन गई उसे हमने क्या नाम दिया? श्वसन वृक्ष। क्या नाम दिया भाई? श्वसन वृक्ष नाम दिया। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं कि जो फेफड़े हैं, बहुत ध्यान से समझिए आप। तो अगर हम फेफड़ों की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि भाई हमारे पास कितने फेफड़े हैं? 2 फेफड़े। तो भाई एक छोटा सा सिंपल सा डायग्राम बना लेते हैं कि भाई यहाँ पर स्वर यंत्र, ये श्वासनाल, ये 2 श्वसनी में विभाजित हो गई। कितनी? 2 श्वसनी में। और यहाँ पर ये दायां फेफड़ा और ये बायां फेफड़ा। ठीक है, बायां फेफड़े में आपको यहां याद रखना कि एक खांच होती है, इसको बोलते हैं हृदय खांच। हृदय खांच। अब आपको यह भी ध्यान रखना है कि फेफड़ों पर दोहरी परत होती है, उसे बोलते हैं प्लूरल झिल्ली। क्या बोलते हैं भाई? प्लूरल झिल्ली।
उसे प्लूरल झिल्ली बोलते हैं। क्या कहेंगे भाई? प्लूरल झिल्ली। अब ये ध्यान से देखो भाई, यहां पर ये 3 कक्ष पिंड हो गए और यहां पर कितने हो गए? 2 पिंड। तो आप देखो ध्यान से, कितने पिंड हो गए? 1 2 3 और इसमें 1 और 2, तो टोटल कितने पिंड हो गए? 5। दायां फेफड़े में कितने और बायां में? अगर दायां फेफड़े का हम वजन देखें तो लगभग 625 ग्राम होगा। कितना होगा? 625। और अगर बायां फेफड़े देखें तो कितना होगा? 575 ग्राम। कितना होगा भाई? 575 ग्राम होगा। अब हम कहेंगे कि भाई फेफड़े जो होते हैं हमारे वक्ष गुहा में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? वक्ष गुहा में। 2 फेफड़े होते हैं। दायां फेफड़े में कितने पिंड है? 3। बायां में कितने? 2। ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि जो फेफड़े होते हैं उनमें पिंड पाए जाते हैं, और पिंड में क्या होंगे? वायु कोश, और वायु कोश में क्या होगी? कूपिकाएं। भाई हमारे फेफड़ों में इतनी कूपिकाएं होती है कि अगर उनको बाहर खोलकर फैला दिया जाए तो एक टेनिस कोर्ट बन जाए। क्या बन जाए? टेनिस कोर्ट। आराम से टेनिस खेल सकते हो आप। तो इतनी कूपिकाएं होती है, ठीक है, अगर उनको खोलकर बाहर बिछा दिया जाए, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप ये मान के लो, आप ऐसे याद रखो 300 मिलियन कूपिकाएं होती। कितनी होती है? 300 मिलियन कूपिकाएं। ठीक है। तो भाई ये फेफड़ों की बात हो गई। अब हम बात करेंगे, जैसे यहां पर अगर इस पर हम आते हैं, डायग्राम पर ध्यान से देखो, तो हम बात करेंगे कि ये हमारे पास एनसीईआरटी का डायग्राम है। ठीक है। अब चारों तरफ जो झिल्ली पाई जा रही है उसे क्या नाम देंगे? प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या नाम देंगे? प्लूरल मेम्ब्रेन। ये दोहरी झिल्ली होती है, बाहर की तरफ पेराइटल परत, भीतर की तरफ विसरल परत, और दोनों के बीच में गुहा होती है जिसे प्लूरल गुहा कहेंगे। और प्लूरल गुहा में बच्चों आपको याद रखना है कि प्लूरल द्रव भरा होता है। क्या भरा होता है? प्लूरल द्रव। मान लीजिए कभी जीवाणु का इन्फेक्शन हो गया और प्लूरल द्रव बढ़ गया तो एक बीमारी होती है जिसे बोलते हैं प्लूरस। तो जब आप श्वास लोगे तो फिर आवाज आएगी, घर घर ऐसी आवाज आएगी। ठीक है। तो इसका मतलब है ये द्रव क्या करता है? घर्षण को बचाता है। जैसे हम श्वास ले रहे हैं, पता ही नहीं लग रहा, तो बचाने का काम कौन करेगा भाई? प्लूरल द्रव। कौन करेगा भाई? प्लूरल द्रव। तो बहुत ध्यान से देखो कि लंग्स में पिंड होते हैं, ठीक है, और पिंड में क्या होंगे बच्चों? एयर से एक वायु कोश, और वायु कोश में क्या होगा? कूपिकाएं। हम कहेंगे दोनों फेफड़ों में लगभग कितनी कूपिकाएं होती है? 300। कूपिकाएं किसके द्वारा? सरल शल्की उपकला। बोलिए एक साथ, सरल शल्की। अच्छा, यहां सरल शल्की उपकला को न्यूमोसाइट भी कहते हैं। क्या कहेंगे? न्यूमोसाइट। ठीक है। अब ये न्यूमोसाइट छोटी बड़ी होती है। जो छोटी होती है वो तो सामान्य गैसों का आदान प्रदान होगा, और जो बड़ी होती है उनके द्वारा लेसिथिन का स्त्रवण होता है। अब भाई ये लेसिथिन क्या काम करता है? ये कूपिकाओं को पिचकने से बचाता है। पृष्ठ सक्रिय पदार्थ, उसको बोलते हैं सर्फेक्टेंट। क्या बोलते हैं? सर्फेक्टेंट। पृष्ठ सक्रिय पदार्थ, वो हम कहेंगे कूपिकाओं को पिचकने से बचाता है। ठीक है, कूपिकाओं को पिचकने से बचाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे प्लूरल झिल्ली। तो भाई ध्यान से देखो, प्लूरल झिल्ली बाहर की तरफ बाह्य प्लूरा, भीतर प्लूरा, या पेराइटल प्लूरा, विसरल प्लूरा, दोनों के बीच में क्या होगी भाई? इसमें क्या भरा होगा? जो क्या करता है? घर्षण कम करता है। क्या करता है? घर्षण। और प्लूरल झिल्ली फेफड़ों के चारों तरफ पाई जाती है। इसके तरफ? फेफड़ों के चारों तरफ। अब हम बात करें सहायक श्वसन अंग। भाई सहायक श्वसन अंग, जैसे आप यहां पर हाथ लगाइए, ये डायाफ्राम होगा। यहां क्या होगा? डायाफ्राम। डायाफ्राम सामान्य अवस्था में गुंबद आकृति का होता है। कैसा होता है बच्चों? गुंबद। और ये इस तरह, जैसे डायाफ्राम, यहां देखो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, तो भाई ये डायाफ्राम हो गया। क्या हो गया? डायाफ्राम। ये स्तनधारियों में, मगरमच्छ में पाया जाता है, और सामान्य अवस्था में गुंबद आकृति का होता है, डोम शेप होता है। कैसा होता है भाई? डोम शेप। डोम शेप होगा। अब हम बात करेंगे कि भाई जैसे अगर बाय द वे आप डिफरेंस करना चाहो तो क्या, तो स्तनधारियों में तो पेशियों का बना होता है, और मगरमच्छ में झिल्ली का बना होता है। किसका बना होता है? झिल्ली का। मेम्ब्रेन का बना होता है, झिल्ली का बना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर कि भाई फसलियां। तो भाई फसलियां 12 जोड़ी होती है।
कितनी जोड़ी होती है? 12 जोड़ी। 1 से 7 वास्तविक फसली, 8, 9, 10 आवासीय फसली, और 11, 12 कैसी होगी? बोलिए, लाइव फसली। तो इसका मतलब है कि भाई हम के फसलियों के 12 जोड़ी होती है, 1 to 7 वास्तविक, 8, 9, 10 आवासीय कूट फसलियां, और प्लावीय फसलियां 11, 12 जोड़ी। ठीक है। अब फसलियों के बीच में अंतरापर्शुक पेशियां पाई जाती, क्या पाई जाती? अंतरापर्शुक पेशियां। ठीक है। अब ये एक डायग्राम बना के समझा देते हैं आपको कैसे होती है। देखो, ध्यान से देखो। जैसे हम बात करेंगे कि यहां पर ये स्टर्नम है बच्चों, उरोस्थी, स्टर्नम को क्या कहेंगे? उरोस्थी। और यहां पर बच्चों ये कशेरुकदंड है। ठीक है, कशेरुकदंड है। तो हम कहेंगे कि भाई ये यहां पर कशेरुकदंड, और यहां बच्चों ये जो डायाफ्राम है, ये डायाफ्राम है। क्या है? बोलिए, डायाफ्राम। और ये बच्चों स्टर्नम या उरोस्थी, स्टर्नम या उरोस्थी हो गया। और यहां पर बच्चों ये हो गई कशेरुकदंड। क्या हो गई? कशेरुकदंड, कशेरुकदंड हो गई। ठीक है। और इसके बीच में आप फसलियां बना दो, तो भाई ये फसलियां बन गई। और फसलियां कितनी जोड़ी होती है? कितनी होगी? 12 जोड़ी। और फसलियों के बीच में ये अंतरापर्शुक पेशियां हैं। तो अंतरापर्शुक पेशियां भी बच्चों 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। ठीक है। अंतरापर्शुक पेशियां हैं वो 2 प्रकार की होती है, बाह्य अंतरापर्शुक और आंतरिक अंतरापर्शुक। अब हम बात करेंगे कि भाई यहां पर ऐसे हाथ लगाइए आप, ये उरोस्थी है, स्टर्नम। क्या है? स्टर्नम। पीछे मध्य पृष्ठ में क्या है? कशेरुकदंड। और साइड पार्श्व में क्या है? फसलियां। और यहां क्या है? डायाफ्राम। तो डायाफ्राम सामान्य अवस्था में, ठीक है, सामान्य अवस्था में कैसा होगा? गुंबद आकृति। सामान्य अवस्था में कैसा होगा? गुंबद आकृति का होगा। तो सामान्य अवस्था में गुंबद आकृति का होगा। और भाई ये यहां पर फसलियां हैं, ये फसलियां हो गई। फसलियों के बीच में अंतरापर्शुक पेशियां हो गई। क्या हो गई भाई? अंतरापर्शुक पेशियां हो गई। ठीक है। अब ये बच्चों ये सहायक श्वसन अंग हो गए। सहायक श्वसन अंग बहुत जरूरी है समझना। भाई डायाफ्राम हो गया, क्या हो गया? डायाफ्राम। हम कहेंगे उरोस्थी हो गई, हम कहेंगे कशेरुकदंड हो गया, हम कहेंगे फसलियां हो गई। ठीक है। अब ये सभी संरचनाएं मिलकर एक वक्षीय पिंजरा बनाती। क्या बनाती है? वक्षीय। यहां पर हाथ लगाइए आप, ये गर्दन अग्रभाग में, यहां पर डायाफ्राम पश्चिम भाग में, यहां पर हाथ लगाइए, ये स्टर्नम अधर भाग, और कशेरुकदंड पृष्ठ भाग, और पार्श्व में क्या है? फसलियां। तो ये सभी मिलकर एक बॉक्स बनाएगी जिसे वक्षीय बॉक्स, वक्षीय पिंजरा कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? वक्षीय पिंजरा। तो बहुत ध्यान से समझिए। जैसे हम बात करें अंतरापर्शुक पेशियां 2 प्रकार की होगी, बाह्य अंतरापर्शुक और आंतरिक अंतरापर्शुक। ठीक है। अब उरोस्थी मध्य अधर में पाई जाती है। उरोस्थी को टाई बोन भी कहते हैं, ब्रेस्ट बोन भी कहेंगे, टाई बोन भी कहते हैं और ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। अब ये सभी संरचनाएं मिलकर एक बॉक्स बनाती है बच्चों। क्या बनाती है? बॉक्स। उसको बोलते हैं वक्षीय पिंजरा। जैसे अग्रभाग में गर्दन है भाई, पश्चिम भाग में क्या है? डायाफ्राम, अधर भाग में क्या है? स्टर्नम या उरोस्थी, और पृष्ठ भाग में क्या है भाई? कशेरुकदंड। क्या है भाई? कशेरुकदंड। और पार्श्व में क्या है? फसलियां और पेशियां, आईसीएम, इंटरकोस्टल मसल। तो ये सभी संरचनाएं मिलकर क्या बनाएगी? वक्षीय पिंजरा बनाएगी। क्या बनाएगी बच्चों? वक्षीय पिंजरा। अब इसके बाद हम बात करते हैं संवातन, ब्रीदिंग। बहुत सिंपल टॉपिक है संवातन। हम कहेंगे वातावरण से फेफड़ों में गैसों का आना और जाना संवातन कहलाता है। क्या कहलाता है? संवातन।
यहाँ एनसीईआरटी की शुरुआत में और एक और गलती है कि भाई उन्होंने समातन को ही श्वसन बोल रखा है, जबकि दोनों प्रक्रियाओं में डिफरेंस है, वो आपको आज ही की क्लास में पता लग जाएगा। तो वातावरण और फेफड़ों के बीच जो गैसों का आदान प्रदान है उसे क्या नाम देंगे? समातन। समातन को श्वासन भी कहेंगे। क्या कहेंगे? श्वासन। अब हम कहेंगे कि भाई वातावरण से ऑक्सीजन फेफड़ों में चलेगी या फेफड़ों से CO2 कहां चलेगी? वातावरण। तो गैसों का आदान प्रदान होगा। एक स्वस्थ व्यक्ति की ब्रीदिंग रेट, श्वासन दर कितनी होगी? 12 से 16 प्रति मिनट। कितनी होगी? 12 से 16 प्रति मिनट। यानी एक ब्रीदिंग में कितना समय लगा? 5 से। अब हम बात करते हैं अंतःश्वसन। अंतःश्वसन का मतलब है कि जब वातावरण से ऑक्सीजन फेफड़ों में चली गई, वातावरण से ऑक्सीजन फेफड़ों में चली गई तो इसे क्या नाम देंगे? अंतःश्वसन। इसे इंस्पायरेशन भी कहते हैं। क्या कहेंगे? इंस्पायरेशन। और भाई ये एक सक्रिय प्रक्रिया है। अब सक्रिय प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि इसमें पेशियों का संकुचन होगा। और एक अंतःश्वसन में कितना समय लगेगा? 2 सेकंड। कितना समय लगेगा? 2 सेकंड। 2 सेकंड का समय लगेगा। अब यहां पर हम कहेंगे कि ये प्रक्रिया कैसे होती है, तो बच्चों स्टेप बाय स्टेप समझना है कि इस प्रक्रिया की शुरुआत डायाफ्राम में संकुचन से होता है। किसमें संकुचन? डायाफ्राम। जब डायाफ्राम में संकुचन होगा तो डायाफ्राम गुंबद आकृति से चपटा होगा। तो बहुत ध्यान से देखो, आप इसे कैसे समझोगे कि भाई डायाफ्राम में हम कहेंगे कि भाई डायाफ्राम में संकुचन होगा तो डायाफ्राम गुंबद आकृति से कैसा होगा? चपटा हो गया। चपटा हो गया। अब हम कहेंगे कि जैसे आप इसको ऐसे करिए, ऐसे, तो ये गुंबद आकृति से चपटा होकर नीचे चला गया। तो ये वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ा अग्र से पश्चिम। कैसा बढ़ा? अग्र से पश्चिम। एक बात क्लियर हो गई एनसीईआरटी। हम बात करेंगे कि भाई वक्षीय गुहा का आयतन अग्र से। इसके बाद बाह्य अंतरापर्शुक में संकुचन होगा। किसमें संकुचन होगा? बाह्य अंतरापर्शुक। तो यहां पर हम लिख देते हैं बाह्य अंतरापर्शुक। तो बाह्य अंतरापर्शुक में संकुचन होगा, हमारी उरोस्थी फसलियां बाहर आएगी। बाहर आने से वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ेगा पृष्ठ से अधर। कुल मिलाकर वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ गया। तो फेफड़े फैलेंगे और बाहर से ऑक्सीजन अंदर चली गई। इसे हम क्या नाम देंगे? अंतःश्वसन। क्या नाम देंगे भाई? अंतःश्वसन। तो भाई स्टर्नियम फसलियां ऊपर व बाहर की तरफ, पृष्ठ अधर में वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ा। जब आयतन बढ़ा तो फेफड़ों पर दाब कम हुआ, फेफड़ों को फैलने के लिए जगह मिल गई, तो फेफड़े फैलने लगे, बाहर से ऑक्सीजन अंदर चली गई। इसे क्या नाम देंगे? अंतःश्वसन। क्या नाम देंगे भाई? अंतःश्वसन। तो अब आपको याद रखना है, ये 2 इंपॉर्टेंट लाइन है, PYQ क्वेश्चन है, ठीक है, कि भाई वातावरण में दाब अधिक होता है और फेफड़ों के अंदर दाब कम होता है, आंतर फुसफुसी दाब कम होगा। इसे बोलते हैं ऋणात्मक श्वासन, नेगेटिव ब्रीदिंग। क्या नाम देंगे? नेगेटिव। तो भाई स्तनधारियों में कैसा श्वसन होगा? नेगेटिव ब्रीदिंग। ऋणात्मक श्वसन होगा। कैसा होगा भाई? ऋणात्मक श्वसन। अब आपने अंतःश्वसन समझ लिया। अंतःश्वसन का मतलब है कि डायाफ्राम में संकुचन हुआ, डायाफ्राम गुंबद आकृति से चपटा हो गया, वक्षीय गुहा का आयतन अग्र से पश्चिम की तरफ, ठीक है। इसके बाद बाह्य अंतरापर्शुक पेशियों में क्या हुआ? संकुचन, उरोस्थी और फसलियां बाहर आई, तो वक्षीय गुहा का आयतन हम कहेंगे पृष्ठ से अधर। तो फेफड़ों पर दाब कम हुआ और दाब कम होने से फेफड़े फैलने लगे और बाहर से ऑक्सीजन अंदर आ गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं बहिश्वसन, उच्च श्वसन, निश्वसन। ये निष्क्रिय प्रक्रिया बनी और कितने सेकंड लगेंगे? यानी एक ब्रीदिंग में कितने सेकंड हो गए? 5। कितने हो गए? ऐसे करिए आप सब, कितने हो गए? 5, ठीक है, 5 हो गए। अंतःश्वसन में कितना समय लगा? और बहिश्वसन में 3 का समय। अब आप सारी प्रक्रिया उल्टी कर दो, जो सारी प्रक्रिया है इस सारी प्रक्रिया को उल्टी कर दो। तो बहुत ध्यान से देखो आप, ठीक है। हम बात करेंगे, जैसे इसे समझ लीजिए कि सबसे पहले ध्यान से देखो कैसे होगा ये। डायाफ्राम की पेशियों में
शीतलन। भाई जब शीतलन होगा तो ये चपटे से कैसा हो जाएगा, गुंबद आकृति। तो हम कहेंगे कि भाई चपटे से पुनः गुंबद आकृति। अब आयतन किधर कम हुआ, पश्चिम से अग्र की तरफ। भाई ये चपटे से गुंबद आकृति हो गया, तो पश्चिम से अग्र की तरफ आयतन कम हुआ। अब हम कहेंगे कि भाई जो बाह्य अंतरा परशुक पेशियां हैं उनमें क्या होगा, शिथिलन। उनमें क्या होगा, शिथिलन। तो भाई फसलियां उरोस्थी अपनी प्रारंभिक अवस्था में चलेगी। तो भाई पृष्ठ, अधर पृष्ठ में दाब कम, अधर पृष्ठ का आयतन कम हुआ। जब आयतन इधर से भी कम हुआ, इधर से भी कम हुआ, तो फेफड़ों पे दबाव पड़ा, तो फेफड़ों से CO2 बाहर आ गई। इसे क्या नाम देंगे, बहिश्वसन। क्या नाम देंगे, बहिश्वसन। अब यहां NCERT की एक लाइन है, जैसे मान लीजिए बलपूर्वक बहिश्वसन करना है तो हमारी उदरीय पेशियां काम करेंगी। तो अतिरिक्त बलपूर्वक श्वसन के लिए, मतलब बलपूर्वक श्वसन की जो प्रक्रिया है उसमें उदरीय पेशियां भाग लेती। कौन सी पेशियां भाग लेगी, उदरीय। ये NCERT की लाइन है। किसकी लाइन है बच्चों, NCERT। अब हम बात करते हैं कि फेफड़ों का आयतन व क्षमता। आपके फेफड़ों में जो वायु है, श्वसन मार्ग में जो वायु है, इसे नापने के लिए स्पायरोमीटर का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, स्पायरोमीटर। अगर आप स्पायरोमीटर का डायग्राम देखना चाहते हो तो ये स्पायरोमीटर का डायग्राम है, ठीक है। अगर आप स्पायरोमीटर का डायग्राम देखना चाहते हो तो ये स्पायरोमीटर का डायग्राम है। अब इसी से पता लगाते हैं कि भाई कितनी वायु, तो वो जो वायु अंदर जा रही है बाहर आ रही है उसको हम आयतन के रूप में कैलकुलेट करेंगे। तो भाई यहां 4 आयतन आप सबको पता होना चाहिए। कितने आयतन, 4 आयतन। पहला है ज्वारीय आयतन, ठीक है। ज्वारीय आयतन को टाइडल वॉल्यूम, क्या नाम देंगे, टाइडल। आप सब ऐसे करिए। अब सामान्य अंतः श्वसन में ग्रहण वायु या बाह्य श्वसन में निष्कासित वायु, जोर नहीं लगाना है, आराम से। तो आप सामान्य अंतः श्वसन में वायु ले जाइए, सामान्य बाह्य श्वसन में वायु निकालिए। तो आप सामान्य श्वसन में 500 ml, कितना ml, या तो अंदर ले जा सकते हैं या बाहर ले जा, उसको बोलते हैं बच्चों ज्वारीय आयतन। अब हम कहेंगे ज्वारीय आयतन के अलावा आप बलपूर्वक कितनी वायु अंदर ले जा सकते, उसको बोलते हैं अंतः श्वसन आरक्षी आयतन। जैसे ऐसे करिए आप, 500 के अलावा कितनी वायु ले जा सकते हैं, ले जाइए और खींचिए। तो आप मैक्सिमम 2500 से 3000 ले जा सकते हैं। कितने ले जा सकते हैं, 2500। तो परिभाषा ध्यान से सुनो। ज्वारीय आयतन में सामान्य अंतः श्वसन में ग्रहण की गई वायु की मात्रा या सामान्य बहिश्वसन में निष्कासित वायु की मात्रा को ज्वारीय आयतन कहते हैं। और इसका मान कितना होगा, 500। इनका मान कितना होगा भाई, 500 होगा। अब हम कहेंगे ज्वारीय आयतन के अलावा बलपूर्वक कितना ले जा रहे हो, उसे नाम देंगे अंतः श्वसन आरक्षी आयतन। बोलो एक साथ, अंतः श्वसन आरक्षी आयतन। तो उसे अंतः श्वसन आरक्षी आयतन। इसके बाद हम बात करें बहिश्वसन आरक्षी आयतन। ज्वारीय आयतन टीवी के अलावा बलपूर्वक कितनी बाहर निकाल सकते, तो आप बलपूर्वक निकाल सकते हैं 1000 से 1100, उसे बोलते हैं बहिश्वसन आरक्षी आयतन। अब बलपूर्वक बहिश्वसन के बाद भी फेफड़ों में कितनी वायु रही, उसे बोलते हैं अवशिष्ट आयतन। ये लगभग 1100 से 1200, कितनी होती भाई, 1100 से 1200। तो आपको याद रखना है कि ये 1100 से 1200, ठीक है। लेकिन आप क्वेश्चन करने के लिए 1200 याद रखना और इधर आप याद रखना 1100 क्वेश्चन करने के लिए, ताकि दोनों का डेटा गड़बड़ नहीं। तो ज्वारीय आयतन को बोलते हैं टीवी, और टीवी का मान कितना होगा, 500। कितना होगा भाई, और IRV का मान कितना हुआ, 3000। ERV का, RV का, अगर आपको आयतन पता है तो आप क्षमता निकाल सकते हैं। क्षमता का मतलब क्या है, कैपेसिटी। 2 या 2 से अधिक आयतन को जोड़कर क्या निकालते हैं, क्षमता। क्या निकालते हैं भाई, क्षमता। तो बहुत ध्यान से देखो, क्षमता। हम बात करें अंतः श्वसन क्षमता। अंतः श्वसन का मतलब है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ऐसे करिए आप,
पहले आप 500 ले जाइए, फिर मैक्सिमम 3000 ले जा सकते हैं। कितने ले जा सकते हैं? 3000। तो आपकी कुल अंतर श्वसन क्षमता कितनी होगी? 35। कोई भी कैलकुलेट कर सकते। सामान्य आप ले गए वायु 500, फिर मैक्सिमम कितनी ले गई? 3000। तो आपकी अंतर श्वसन क्षमता कितनी है? 35। ऐसे ही हम बाह्य श्वसन क्षमता निकाल सकते हैं। आप सामान्य ऊपर कितनी वायु निकालते हैं? 500 और बलपूर्वक 1100। तो आपकी बाह्य श्वसन क्षमता कितनी होगी? 1600। कितनी हो गई बच्चों? 1600। बात समझ में आई? यस और नो? इसके बाद हम बात करते हैं जैव क्षमता। जैव क्षमता का मतलब है, ध्यान से समझना, कि हमने बलपूर्वक बाह्य श्वसन किया। बलपूर्वक क्या किया? इसके बाद हम कितनी वायु ले जा सकते हैं? तो भाई देखो, मैंने बलपूर्वक बाह्य श्वसन किया, इसका मतलब 1100 निकाल दी। तो जो 1100 निकली, पहले तो 1100 अंदर जानी चाहिए, वो ऑटोमेटिक जाएगी। फिर मैं कितनी ले जा सकता हूँ? 500। फिर बलपूर्वक कितनी ले सकता हूँ? 3000। इसको बोलते हैं जैव क्षमता। क्या बोलते हैं? कि बलपूर्वक बाह्य श्वसन के बाद आप अधिकतम कितनी वायु ले जा सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करें जैव क्षमता, वाइटल कैपेसिटी, तो VC इक्वल TB प्लस IRB प्लस ERB। 500, 3000 प्लस 1100। ठीक है, तो 500 TB का मान हो गया, IRB का मान कितना हो गया? 3000, और ERB का कितना हो गया? बात समझ में आई? अब हम बात करें फेफड़ों की कुल क्षमता, टोटल लंग्स कैपेसिटी, सबको जोड़ दो, TB, IRB, ERB, RB। तो आपने सबको जोड़ दिया, सबको जोड़ दिया तो 5800 ml आई। तो लगभग 6 लीटर मान लो आप। लगभग कितनी मान लो? 6 लीटर। अच्छा, टोटल लंग्स कैपेसिटी को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, VC प्लस RB। VC प्लस VC मतलब वाइटल कैपेसिटी। VC का मतलब क्या है? वाइटल कैपेसिटी। ओके, अब हम बात करते हैं FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। बोलिए एक साथ, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, क्रियात्मक अवशिष्ट क्षमता। बोलिए एक साथ। अब देखो, हम सामान्यतः कितनी वायु निकालते हैं? 500। उसके बाद कितनी निकाल सकते हैं? 1100। लेकिन वह हम निकालते नहीं है, तो वह 1100 और फेफड़ों में कितने बची? 1200। यानी ये वायु हमेशा रही। तो इसे बोलते हैं क्रियाशील अवशिष्ट आयतन। बोलो एक साथ, या क्रियात्मक भी बोल दीजिए, फंक्शनल, क्रियाशील, क्रियात्मक, क्रियात्मक। तो भाई ये एनसीईआरटी के टॉपिक हो गए। तो एक बार और रिवाइज करते हैं। टीवी का मान कितना है? 500। आईआरबी का 3000, 2500 से 3000। ईआरबी का 1000 से 1100। आरबी का 1100 से 1200। ठीक है, तो आप इनको अगर आयतन पता है तो आप क्षमता निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? क्षमता। ठीक है, तो एफआरसी इक्वल क्या हो गया भाई? ईआरबी प्लस आरबी। ईआरबी का मान, आरबी का मान, टोटल कितना हो गया? 23। टोटल कितना हो गया? 2300। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में कि भाई गैसों का आदान प्रदान कैसे हो रहा है। तो गैसों का जो आदान प्रदान है वो भाई मेन उसमें रोल होता है कूपिकाओं का। किसका रोल होता है? कूपिकाओं। अब देखो, गैसों के आदान प्रदान में हम बात करेंगे कि यहां विसरण झिल्ली बनेगी। तो ऐसे करिए आप सब, ये कूपिका की सरल शल्की उपकला, ये आधारी झिल्ली, या इसे आधारी तत्व भी कहते हैं। क्या कहेंगे? आधारी तत्व। और ये रुधिर केशिका की एंडोथीलियम। तो कितनी परत हो गई? 3 परत, इसको बोलते हैं विसरण झिल्ली। क्या कहेंगे? विसरण झिल्ली। हम कहेंगे कि भाई जो ये विसरण झिल्ली है, ये ध्यान से देखो आप, विसरण झिल्ली है ये कूपिकाओं की सरल शल्की उपकला और आधारी पदार्थ, आधारी झिल्ली, आधारी तत्व, और हम बात करें रुधिर केशिका की एंडोथीलियम। तो आप तो सबसे बढ़िया ऐसे याद रख लो। कैसे याद रखोगे? ऐसे। ये क्या है? ये आधारी तत्व। आधारी तत्व बोल दो, आधारी झिल्ली, और ये रुधिर केशिका की एंडोथीलियम। तो भाई हम बात करें जो विसरण झिल्ली है वह कैसी होगी? लेस देन 1 mm। कितनी होगी? लेस देन 1 mm। ठीक है भाई, ये एनसीईआरटी का डायग्राम भी देख लो, ये PYQ क्वेश्चन है। कैसा है? PYQ क्वेश्चन। तो भाई ये कूपिका की सरल शल्की उपकला,
आधारी तत्व हो गया, और हम कहेंगे रक्त केशिका की एंडोथीलियम। और बाय द वे कभी कभी यहां इंडिकेशन आ जाता है, तो बच्चों ये क्या है, आरबीसी। क्या है, आरबीसी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है। अब हम बात करेंगे कि भाई जो गैसों का आदान प्रदान होगा, तो एक बार वापस आते हैं हम कि गैसों का आदान प्रदान। तो गैसों के आदान प्रदान में सबसे आप याद रखना है भाई, विसरण के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, किसके द्वारा होगा, विसरण के द्वारा। ठीक है, अब हम बात करेंगे विसरण झिल्ली। तो विसरण झिल्ली कितने परतों से बनी है, कौन कौन सी, कूपिकाओं की सरल शल्क्युप कला, बेसमेंट सब्सटेंस, और रुधिर केशिका की एंडोथीलियम। रुधिर केशिका की एंडोथीलियम। और मोटाई कितनी होगी, लेस देन 1 mm। अब देखो यहां पर हम कहेंगे कि भाई आदान प्रदान में आपको आंशिक दाब की जानकारी होनी चाहिए। किसकी जानकारी होनी चाहिए, आंशिक दाब। तो हम कहेंगे कि भाई आंशिक दाब क्या होता है, गैसों की कुल दाब में किसी एक गैस का जो भाग है उसे बोलते हैं आंशिक दाब। अब यहां ये फिक्स डेटा है कि भाई ऑक्सीजन का आंशिक दाब 159 mmHg बोलो, और वातावरण में CO2 का आंशिक दाब 0.3 mmHg। 0.3 mmHg। तो हम बात करेंगे कि भाई वातावरण में PO2 159 है, और कूपिका में कितना है, 104। तो भाई ऑक्सीजन आराम से अधिक सांद्रता से कम सांद्रता। और डीऑक्सीनेट ब्लड में कितना है, 40। तो यहां से निकलकर यहां चली गई। भाई ये आपके एनसीईआरटी का ही डेटा है, ये देखो आप एनसीईआरटी का डेटा है कि भाई 159 से 104 फिर 40। अब डीऑक्सीनेट ब्लड में भी 40 है, ऊतकों में भी 40 होता है, दोनों में बराबर है, तो एक ही बात हो गई वो, तो एक साथ पढ़ लो। अब हम बात करेंगे कि भाई CO2। तो डीऑक्सीनेट ब्लड में CO2 कितना है, 45, और कूपिका में कितना है, 40, और वातावरण में 0.3 mmHg। mmHg उसका मात्रक है बच्चों, mmHg क्या है, मात्रक है। तो mmHg मात्रक। अब हम बात करेंगे यहां पर कि भाई ऑक्सीजनेट ब्लड। तो ऑक्सीजनेट ब्लड में आपको याद रखना है कि PO2 कितना होता है, 95। अब ऑक्सीजनेट ब्लड में CO2 कम हो गई, CO2 कितनी हो गई, 40। तो भाई वातावरण में PO2 कितना है, 159, कूपिका में 104। यहां पर फिर भी ऑक्सीजन अंदर ही आई क्योंकि ऑक्सीजन कोशिका में कहां आ रही है, ग्लूकोज के विभाजन में। किसके विभाजन में, ग्लूकोज के विभाजन में काम आ रही है। हम बात करेंगे कि भाई ऑक्सीजनेट ब्लड 40 और इधर कितना होगा, 0.3 mmHg। ठीक है, अब यहां हम बात करेंगे कि भाई गैसों का परिवहन कैसे होगा। तो भाई गैसों का जो परिवहन है, हम कहेंगे कि भाई ऑक्सीजन का परिवहन होगा, CO2 का परिवहन होगा। तो इसमें किसका योगदान आता है, हम कहेंगे रुधिर का। रुधिर मतलब गैसों को लाने ले जाने का काम कौन करता है, कौन करेगा, रुधिर करेगा। तो बहुत ही ध्यान से समझिए कि भाई हम ऑक्सीजन का परिवहन की बात करें, किसकी बात करें, ऑक्सीजन के परिवहन। तो ऑक्सीजन का 97% परिवहन जो होता है हीमोग्लोबिन या आरबीसी। एनसीईआरटी की लाइन, एनसीईआरटी की लाइन। ठीक है, तो हम कहेंगे कि भाई 97% ऑक्सीजन का परिवहन आरबीसी या हीमोग्लोबिन, और 3% प्लाज्मा के द्वारा घुलित अवस्था प्लाज्मा के द्वारा घुलित अवस्था। अच्छा, एक हीमोग्लोबिन, ऐसे करिए आप सब, एक हीमोग्लोबिन 4 अणु ऑक्सीजन, एक हीमोग्लोबिन 4 अणु ऑक्सीजन, इनको ले जाएगा भाई, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन को ले जाता है। मतलब ध्यान से सुनो, ये आप कैलकुलेट करना है कि आपको याद रखना है कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन को ले जाता है। अब आप जानते हो कि 100 ml ब्लड में लगभग 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, तो मान ले 15 ग्राम। तो 15 ग्राम को किससे गुणा कर दो, 1.34।
तो 100 ml ब्लड, 100 ml रक्त लगभग 20 ml ऑक्सीजन को ले जाता है। किसको ले जाता है? 20 ml। तो यहां पर ये ध्यान रखना है कि भाई 100 ml रक्त 20 ml ऑक्सीजन को ले जाएगी। ठीक है, अब हम कहेंगे कि भाई ये ऑक्सीजन ऊतक में कितनी जाएगी, तो जो 20 ml जारी है उसका 25%, इस 20 ml का 25% सामान्य अवस्था में, कौन सी अवस्था में? सामान्य अवस्था में। जैसे आप अभी बैठे हैं, ये सामान्य अवस्था में, तो ये लगभग कितनी हो गई? 5 ml ऑक्सीजन कहां जाएगी? ऊतकों में। कहां जाएगी? तो 100 ml रक्त में कितनी ऑक्सीजन है? 20 ml। सामान्य अवस्था में 20 ml की कितनी प्रतिशत ऊतकों में जाएगी? तो 20 ml का 25% कितना हुआ? कितना हुआ भाई? 5 ml हुआ। कितना हुआ? 5 ml। ठीक है, अब हम बात करें भाई कसरत के समय, एक्सरसाइज के समय। एक्सरसाइज ऐसे करिए आप सब, एक एक बच्चा ऐसे जोर से करिए। ये क्या कर रहे हैं आप? एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज के समय 75% कितनी जाएगी? तो 20 ml का 75% कितना होगा? 15 ml ऑक्सीजन कहां जाएगी? ऊतकों में। कहां जाएगी बच्चों? ऊतकों में। तो सामान्य अवस्था में कितनी गई? 5 ml। और कसरत के समय कितनी गई? 15 ml। इसीलिए बच्चों कसरत करना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखो, 100 ml ब्लड, 100 ml ब्लड 20 ml ऑक्सीजन को, सामान्य अवस्था में 25% ऊतकों में जाएगी। कितनी होगी? 5 ml। और कसरत के समय कितनी जाएगी? 75%। तो ये कितनी हो गई? 15 ml। बात समझ में? बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं भाई गैसों का परिवहन हो गया। क्या हो गया बच्चों बताइए? गैसों का परिवहन। गैसों के परिवहन होने के बाद जैसे ऑक्सीजन का परिवहन है, तो एक सिंपल तरह से और समझ लीजिए आप कि भाई 97% ऑक्सीजन को कौन ले जाएगा? हीमोग्लोबिन या आरबीसी। 3% ऑक्सीजन को घुलित प्लाज्मा। एक हीमोग्लोबिन और 4 अणु ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन? 1.2। 100 ml ब्लड। ओके, अब हम बात करेंगे कि भाई यहां इन दोनों के बीच में एक कर्व बनता है बच्चों। जैसे ऐसे ऐसे करिए आप, ये ऑक्सीजन, ये हीमोग्लोबिन, ये ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन, ये दोनों मिल गई। जब दोनों मिल गई तो इनका ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। क्या बनेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग बढ़नी घटनी है, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट। तो हम बात करेंगे कि सामान्य अवस्था में हमारे शरीर में ऑक्सीजन बढ़ रही है, तो हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी भाई? बाइंडिंग। जब बाइंडिंग बढ़ेगी, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि भाई सामान्य अवस्था में एक कर्व बनेगा जिसे नाम देंगे सिग्मोइड कर्व। क्या नाम देंगे? और अगर आप ये और सीखना चाहते हो कि सिग्मोइड कर्व कब बनेगा, तो याद रखो ये बनेगा 40 mm Hg पर। कब बनेगा? क्योंकि ऊतकों में, ध्यान से दो, जो ऊतक होते हैं उस ऊतक में क्या होता है? 40 mm Hg होता है। क्या होता है भाई? 40। तो उस अवस्था में हम कहेंगे हमारे शरीर का 75% हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है? संतृप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? बात समझ में? अब ध्यान दो इधर। अब इसका बंधना और हटना, जुड़ना और हटना, ये किस पर डिपेंड करेगा? हम कहेंगे ये गैसों पर डिपेंड करता है। ये आपने ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व बनाए, तो इसको कैसे आप लेंगे कि भाई ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन सामान्य अवस्था में जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाए। अब इनके बीच में एक कर्व बनता है जिसे ऑक्सीजन वियोजन वक्र कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑक्सीजन वियोजन। ये सामान्य अवस्था में कैसा बनेगा? सिग्मोइड। कैसा बनेगा भाई? सिग्मोइड। सिग्मोइड कर्व बनेगा सामान्य अवस्था में। अब सिग्मोइड कर्व अगर आप जानते चाहते हो तो ये 40 mm Hg पे बनेगा। इस समय हमारे शरीर का 75% हीमोग्लोबिन संतृप्त हो जाता। कितना? 75। तो हम यहां पर बात करेंगे
जैसे आप ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर बाय द वे इस बॉन्डिंग को तोड़ना है तो कर्व किधर जाना चाहिए? राइट साइड। किधर जाना चाहिए? और अगर बॉन्डिंग बढ़ानी है तो कर्व किधर जाना चाहिए? लेफ्ट साइड। किधर जाना चाहिए? लेफ्ट साइड। तो अगर आपके शरीर में CO2 बढ़ रही है तो कर्व राइट साइड। अगर आपके शरीर का तापमान बढ़ रहा है, राइट साइड। जब जब ये राइट साइड जाएगा, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन टूटेगी और आपकी कोशिकाओं को ऑक्सीजन मिलेगी। आपकी कोशिकाओं को क्या मिलेगी? ऑक्सीजन मिलेगी। तो हम यहां पर बात करें कि भाई ऐसे कौन से कारक हैं जिससे प्रभावित करेंगे, तो भाई अगर CO2 की सांद्रता बढ़ती है तो कर्व किधर जाएगा? राइट साइड। इसे बोलते हैं बोहर प्रभाव। क्या बोलते हैं? अगर H+ आयन बढ़ रहा है तो कर्व किधर जाएगा? राइट साइड, ठीक है। अगर तापमान बढ़ रहा है तो किधर जाएगा? राइट साइड। लेकिन अगर ऑक्सीजन बढ़ रही है, लेफ्ट साइड। बॉन्डिंग बढ़ेगी भाई। क्या बढ़ेगी? बॉन्डिंग। अगर pH बढ़ रहा है, pH बढ़ने का मतलब है H+ आयन कम हो रहे हैं, तो कर्व किधर जाएगा? लेफ्ट साइड। किधर जाएगा? और मैं बोलता हूं तापमान कम हो रहा है, लेफ्ट साइड। किधर जाएगा? लेफ्ट साइड। CO2 कम हो रहा है, किधर जाएगा? लेफ्ट साइड। तो ये बहुत सिंपल तरह से आपको समझना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद कि भाई थोड़ा अगर आपको यहाँ पर कि जैसे भ्रूण अवस्था और एक सामान्य अवस्था, दोनों में क्या डिफरेंस? भाई सामान्य अवस्था में जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें 2 अल्फा 2 बीटा, और भ्रूणीय हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा 2 गामा। 2 अल्फा 2 गामा। भ्रूणीय हीमोग्लोबिन की बंधुता सामान्य हीमोग्लोबिन से 30% ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी? 30%। तो आपको ये याद रखना है कि उसमें 30% ज्यादा होगी, ठीक है। यहां एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई मायोग्लोबिन के साथ बंधुता सबसे ज्यादा होगी। ऑक्सीजन की बंधुता मायोग्लोबिन के साथ सबसे ज्यादा होगी, तो वहां उनके बीच में एक कर्व बनता है, उसको बोलते हैं हाइपरबोला। क्या बोला? हाइपरबोला कर्व बनेगा। क्या बनेगा भाई? हाइपरबोला कर्व बनेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों इसके बाद CO2 का परिवहन। किसका परिवहन? CO2। तो बहुत ध्यान से देखो भाई, CO2 का परिवहन 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? ऐसे करिए आप, प्लाज्मा से, बाइकार्बोनेट आयन से, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन से। प्लाज्मा से लगभग 7%, बाइकार्बोनेट से 70%, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन से 20 से 25%। 20 से 25%। अब हम बात करें प्लाज्मा से 7%। तो भाई कोशिका से CO2 निकली, प्लाज्मा में गई। प्लाज्मा में कौन मिलेगा उसे? जल। कौन मिलेगा? तो CO2 और जल मिलकर क्या बनाएंगे? H2CO3। और ये प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी? कार्बोनिक एनहाइड्रेट। बोलो, कार्बोनिक एनहाइड्रेट किसकी उपस्थिति में होगी? कार्बोनिक एनहाइड्रेट, ठीक है। हम बात करें कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, कितनी CO2 ले जाएगा? 20 से 25%। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है कि 100 ml ब्लड 4 ml CO2 को ले जाता है, ठीक है। ध्यान से सुनो आप इधर, 100 ml रक्त 4 ml CO2 को ले जाता है। कितनी ml? 4 ml। अच्छी तरह से याद रखो, ठीक है। तो हम कहेंगे कि भाई यहां पर कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन 20 से 25%। कितनी बताइए? 20 से 25%। इसके बाद हम बात करते हैं बाइकार्बोनेट आयंस। किससे बात करेंगे? बाइकार्बोनेट। तो भाई बाइकार्बोनेट आयन को मैं एक बार समझा देता हूं। 70% CO2 का परिवहन होगा। कितने प्रतिशत होगा? 70। तो भाई हमने ये एक RBC बना ली। क्या बना ली भाई? RBC। यहां हमने ये ऊतक बना लिया। क्या बना लिया भाई? ऊतक बना लिया। ध्यान से देखते रहिए, ये हमने ऊतक बना लिया। और यहां पर हम बात करेंगे कि ये हमने कूपिका बना ली। क्या बना ली भाई? कूपिका। तो ये हमने कूपिका बना ली। ध्यान से देखते रहिए,
ये हमारे पास कोशिका या ऊतक है, कोशिका या ऊतक है। ये हमारे पास क्या है बच्चों? आरबीसी। बोलिए एक साथ, आरबीसी। ये ऊतक हो गया बच्चों। और ये हमारे पास क्या हो गई? कूपिका। क्या हो गई? कूपिका, एल्वियोलाइज। कूपिका में कौन सी उपकला होती है? सरल शल्की उपकला, सरल शल्की उपकला। तो भाई बहुत ध्यान से देखो यहां पर, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए आप। हम बात करें कोशिका या ऊतक, इसमें भाई ग्लूकोज का विभाजन होगा। किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन। और फिर क्या बनेगा? CO2 जल प्लस ऊर्जा बनेगा, ठीक है। अब हम कहेंगे यहां से हम CO2 को निकाल लेते हैं, और CO2 निकल कर किस में गई? आरबीसी। किस में गई? आरबीसी में CO2 जाकर जल से मिलेगी, और ये प्रक्रिया होगी कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और बनेगा H2CO3। क्या बनेगा? H2CO3 बनेगा। H2CO3 बनते ही डिवाइड हो गया, H+ बाई कार्बोनेट आयन में। तो आपने अभी पढ़ा 70% CO2 का परिवहन किससे होगा? बाई कार्बोनेट। किससे होगा? बाई कार्बोनेट। तो भाई ये बाई कार्बोनेट बाहर आ गया, और ये सोडियम से जुड़कर सोडियम बाई कार्बोनेट, और पोटेशियम से जुड़कर पोटेशियम, और इन्हीं की सहायता से CO2 को कहां पहुंचा दिया जाएगा? कूपिका में। कहां पहुंचा देगा? अब यहां एक समस्या हो गई कि धीरे धीरे आरबीसी में क्या बढ़ गया? H+ साइन। क्या बढ़ गया भाई? H+। तो बच्चों यहां हीमोग्लोबिन कुछ कोशिश करता है। हीमोग्लोबिन बफर पदार्थ। हीमोग्लोबिन क्या है? बफर। बफर पदार्थ का मतलब है जो अम्ल व क्षार का संतुलन बनाए रखे। बोलिए, बफर पदार्थ जो है वह अम्ल क्षार का संतुलन बनाए रखे, तो उसे आप क्या नाम देंगे? तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि भाई हीमोग्लोबिन कोशिश करेगा, लेकिन वह पूरा सक्सेस नहीं होगा, ठीक है। यहां K+ आयन भी आते हैं, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है कि भाई H+ बढ़ रहे हैं, तो उदासीन करने के लिए बाहर से क्या जाएगा? क्लोराइड आयन। बाहर से क्या जाएगा? इसलिए इसको बोलेंगे क्लोराइड विस्थापन या हेमबर्गर प्रक्रम। क्लोराइड विस्थापन या हेमबर्गर प्रक्रम। तो भाई 70% CO2 का जो परिवहन है वह किसके द्वारा होगा? किसके द्वारा होगा? बाइकार्बोनेट के द्वारा होगा। किसके द्वारा? बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि भाई बाहर से यहां धन आयन को उदासीन करने के लिए बाहर से क्लोराइड आयन जाएंगे। क्या जाएंगे? क्लोराइड आयन। इसे बोलते हैं क्लोराइड विस्थापन। क्या नाम देंगे? क्लोराइड विस्थापन या हेमबर्गर प्रक्रम। क्या नाम देंगे? इसके बाद हम आते हैं बच्चों श्वसन का नियमन। किसके? श्वसन। श्वसन का नियमन दो प्रकार से होता है, एक तंत्रिकीय नियंत्रण और एक रासायनिक नियंत्रण। कौन कौन सा बताइए? अब तंत्रिकीय नियंत्रण स्वाभाविक है भाई, तंत्रिकाओं से, और तंत्रिका कहां है? हमारे ब्रेन में, मस्तिष्क में। तो भाई हम कहेंगे कि श्वसन लय केंद्र, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, RRC। क्या याद रखोगे? RRC। तो श्वसन लय केंद्र जो है हमारे मस्तिष्क के मेडुला पर पाया जाता है। कहां पाया जाता है? मेडुला पर श्वसन लय केंद्र पाया जाता है, ठीक है। अब हम कहेंगे कि श्वसन का नियमन करता है। किसका नियमन करेगा? श्वसन। ये एनसीईआरटी की लाइन कंप्लीट हो गई। तो हम बात करेंगे कि मस्तिष्क के मेडुला पर क्या पाया जाता है? श्वसन लय केंद्र। तो ये किसका नियमन करेगा? श्वसन का। किसका नियमन करेगा? श्वसन का। इसके बाद हम बात करें, इसको आप अगर बाय द वे थोड़ा और एक्स्ट्रा समझना चाहें, एक्स्ट्रा, ठीक है, ये भी जरूरी है। तो भाई मेडुला पर श्वसन लय केंद्र होता है, इसके दो भाग होते हैं, पृष्ठ श्वसन समूह और अधर श्वसन समूह। पृष्ठ श्वसन समूह, इसको शॉर्ट में DRC भी बोलते हैं, या DRG बोल दीजिए आप, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। तो ये अंतर श्वसन को प्रेरित करता है। किसको प्रेरित करता है? अंतर श्वसन। और अधर श्वसन सामान्यतः निष्क्रिय होता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर वह
अंतर श्वसन बहिश्वसन दोनों का नियंत्रण कर सकता है। अब श्वसन लयबद्ध केंद्र के बाद नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमोटैक्सिस केंद्र। क्या बच्चों बताइए? ये मस्तिष्क के पोन्स भाग पर पाया जाता है। किस पर पाया जाता है? मस्तिष्क के पोन्स भाग पर। और ये आपको ध्यान रखना है कि भाई अंतर श्वसन के समय को कम करता है, अंतर श्वसन के समय को घटाता है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। और ये आवश्यकता पड़ने पर हम कहेंगे कि भाई श्वसन को ऑल्टर भी कर सकता है, ठीक है, कम भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है। तो आपको याद रखना है पश्चिम मस्तिष्क के पोन्स वेरोलाई पर न्यूमोटैक्सिस केंद्र होता है। क्या होता है बच्चों? न्यूमोटैक्सिस केंद्र। और ये अंतर श्वसन के समय को क्या करता है? कम करता है। अंतर श्वसन के समय को क्या करता है? कम, या अवधि को कम करता है। किसको कम कर देगा? अवधि को। उसके अलावा एक और एक्स्ट्रा बात याद रखो, आवश्यकता होने पर न्यूमोटैक्सिक केंद्र है, ये अंतर श्वसन को बंद भी कर सकता है। इसे स्विच ऑफ बटन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों बताइए? स्विच ऑफ बटन, ठीक है, इसे स्विच ऑफ बटन कहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं रासायनिक नियंत्रण। रासायनिक नियंत्रण का मतलब है कि अगर कौन कौन से ऐसे रासायनिक फैक्टर हैं जो श्वसन दर को बढ़ाएंगे। तो हम बात करें, अगर हमारे शरीर में CO2 की सांद्रता बढ़ेगी, श्वसन दर बढ़ेगी। अगर H+ बढ़ा, श्वसन दर बढ़ेगी। अगर तापमान बढ़ा, श्वसन दर बढ़ेगी। और pH बढ़ने पर श्वसन दर कम होगी, ठीक है। हम कहेंगे इसमें ऑक्सीजन का रोल नगण्य है, ऑक्सीजन इसमें कोई भूमिका नहीं, ये ध्यान रखना। तो रासायनिक, अच्छा रासायनिक में बच्चों क्या होता है, बहुत ही ध्यान से समझिए कि हमारे जो अंतर श्वसन केंद्र मतलब श्वसन लयबद्ध केंद्र है, उसके समीप रसोसंवेदी क्षेत्र होता है। क्या होता है भाई? रसोसंवेदी क्षेत्र। तो अगर हमारे शरीर में CO2 की सांद्रता बढ़ रही है, H+ आयन की सांद्रता बढ़ रही है, CO2 की सांद्रता बढ़ रही है, H+ आयन की सांद्रता बढ़ रही है, समझना आप ध्यान से। तो अगर उनकी सांद्रता बढ़ेगी तो भी भाई हमें पता लग जाता है और वह श्वसन लयबद्ध केंद्र के पास सूचना देगा। जैसे मान लो शरीर में हम बात करेंगे कि रसो संवेदी क्षेत्र होता है। अब ये किसके पास होता है भाई? RRC के पास, श्वसन लयबद्ध केंद्र के पास होगा। अब अगर हमारे शरीर में CO2 बढ़ रहा है, H+ बढ़ रहा है, ठीक है, तो हमें पता कैसे लगेगा? ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो बहुत ध्यान से सुनिए आप कि भाई जब भी अगर इनकी सांद्रता बढ़ती है, क्या बढ़ती है? सांद्रता, तो हम बात करेंगे कि हमारे रसो संवेदी केंद्र में सूचनाएं जाएगी, ये उद्दीपित हो जाएंगे और ये श्वसन लयबद्ध केंद्र की सहायता से हमारे श्वसन का नियमन करेंगे। अब ये पता लगने के लिए क्या होते हैं बच्चों? रसोग्राही पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रसोग्राही। तो एक बहुत सिंपल डायग्राम से आप समझिए कि यहां हमारे पास ये हृदय का डायग्राम और इससे महाधमनी निकलती है। क्या निकलती है बच्चों? महाधमनी। जब इससे महाधमनी निकलेगी तो वह आगे इस तरह से डिवाइड होती है, ठीक है, आगे से डिवाइड होती है। तो हम कहेंगे कि भाई महाधमनी निकली, महाधमनी से यहां एक आर्क बनेगा, उसे बोलेंगे महाधमनी चाप, डिजाइन बनेगी एक। और फिर जो एक धमनी, बहुत सारी धमनियां निकलेगी, जैसे वृक्क में जाने वाली वृक्क धमनी, यकृत में जाने वाली यकृत धमनी, तो ऐसे मस्तिष्क में जाने वाली ग्रीवा धमनी, गर्दन और मस्तिष्क की तरफ जाने वाली ग्रीवा धमनी। तो भाई इनकी दीवारों में रसायन ग्राही होते हैं। क्या होते हैं भाई? रसायन ग्राही। तो जैसे ही भाई रक्त कहां से निकलेगा? महाधमनी से। कहां से निकलेगा? महाधमनी से। तो रक्त महाधमनी से निकलेगा, तो हम कहेंगे कि ये रसोग्राही उत्तेजित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई? उत्तेजित। तो रसोग्राही उत्तेजित हो गई और ये सूचना देंगे, हम कहेंगे कि भाई श्वसन लय केंद्र में सूचना पहुंच गई और वह श्वसन का नियमन करेगी। किसका नियमन करेगी? श्वसन, ठीक है। बाकी आप समझ गए कि 100 ml ब्लड कितना ml? 4 ml CO2 को ले जाने का कार्य करता है, ठीक है। अब इसको आप यहां भी समझ सकते हैं
ठीक है, ध्यान से समझो कि महाधमनी चाप और ग्रीवा धमनी में रसायन ग्राही उपस्थित होते हैं जो CO2H+ की सांद्रता बढ़ने पर उद्दीपित हो जाते हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन। और उपचारात्मक संदेश श्वसन लयबद्ध केंद्र को भेजेंगे। उससे क्या होगा, वो अगर श्वसन ज्यादा हो रहा है तो कम करेगा और कम है तो ज्यादा करेगा। जैसे CO2 बढ़ गई, श्वसन दर बढ़ गई, तो भाई वो उसको नियंत्रित करेगा। तो ये सब कार्य हमारे हम कहेंगे कि भाई तंत्रिकाओं और रसायनों के द्वारा किए जाते। किसके द्वारा किए जाएंगे? तंत्रिकाओं और रसायनों के द्वारा। नेक्स्ट हम आते हैं, ठीक है, श्वसन तंत्र के विकार के बारे में। किसमें आते हैं भाई? श्वसन तंत्र के विकार के बारे में। तो बहुत ध्यान से देखो कि भाई सबसे फेमस कॉमन कोल्ड जुखाम सब जानते हैं। जुखाम कॉमन कोल्ड को राइनाइटिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? राइनाइटिस। ठीक है, राइनाइटिस भी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कि भाई इसका मुख्य जो एक वायरस होता है राइनो वायरस। क्या होता है भाई? राइनो वायरस। राइनो वायरस होता है। हम बात करें भाई सामान्य लक्षण क्या है, सब जानते हैं, नाक का बना, नाक लाल होना, ज्यादा जुखाम रहे तो सिर दर्द हो जाएगा, क्या होगा? बुखार भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये सामान्य इसके लक्षण। अब वैसे तो भाई जुखाम पर कोई ध्यान नहीं देता है क्योंकि 3 से 5 दिन में ये स्वतः ही ठीक हो जाता है और फिर नहीं ठीक होगा तो दवाई लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? दवाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद अस्थमा या दमा। ठीक है, अस्थमा क्या होता है बच्चों? एलर्जी बीमारी। कैसी बीमारी? एलर्जी। जैसे हम बात करेंगे, जैसे मैं एक छोटी सी क्लास में बात बोलता हूं कि भारत की सफाई का जो ठेका महिलाओं ने ले रखा, हमारे घर में आप देखो बहुत अच्छी तरह से। कभी ऐसा होता ना कि मान लीजिए घर पर मम्मी ने पोछा लगा दिया तो भाई किसी की हिम्मत नहीं कि वहां से निकल सके, यस और नो? तो वही डस्ट से एलर्जन, एलर्जन क्या होते हैं? धूल कण। क्या होते हैं बच्चों? धूल कण। तो हम बात करें अस्थमा एलर्जिक बीमारी। अब ये एलर्जिक में एलर्जन कौन होते हैं तो समझिए आप। एलर्जन सबसे फेमस भाई धूल कण। क्या होंगे भाई? धूल कण। धूल कण होंगे। क्या होंगे बच्चों? धूल कण। तो एलर्जिक रोग है भाई, श्वसन और श्वसनिका में सूजन होती है। अभी हाल आपने पढ़ा कि श्वसनी और श्वसनिका में क्या होगी? सूजन। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल में सूजन हो जाती और श्वास लेने में कठिनाई होगी। आवाज आएगी घर घर घर। कैसी आवाज आएगी? घर घर। घर घराट, बीजिंग साउंड। कैसी साउंड? और एक बात और याद रखेगा कि भाई श्वसनी की स्मूथ मसल में क्या होता है? तीव्र संघ। क्या होता है बच्चों बताइए? तीव्र संघ। इसके अलावा हम बात करते हैं ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस का मतलब है कि श्वसनी में सूजन हो जाए, श्वसनिका में। ठीक है, तो ब्रोंकाइटिस इसी से रिलेटेड है कि श्वसनी में अगर सूजन हो जाए तो उसे क्या नाम देंगे? ब्रोंकाइटिस। वात स्फीति एम्फाइसेमा, ये चिरकालिक रोग है। चिरकालिक क्या है? जो लंबे समय के बाद होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति धूम्रपान कर रहा है, अब पहले दिन धूम्रपान करने से नहीं होगा, वह 10-12 साल से बराबर धूम्रपान कर रहा है और बढ़ता ही जा रहा है धूम्रपान। तो भाई धूम्रपान से क्या होता है? वात स्फीति होता है, एम्फाइसेमा। क्या होगा? इसमें कूपिका की दीवारें फट जाती हैं। कूपिका की दीवारें फट जाती हैं और कूपिका की जो दीवारें फटती है तो भाई कूपिका की दीवारें फटने से उनमें वायु फंस गई तो श्वसन सतह कम हो गई। क्या कम हो गई? श्वसन सतह। तो हम कहेंगे अधिक धूम्रपान से होगा। फेफड़ों की कूपिकाएं क्षतिग्रस्त, श्वसन सतह घट जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? श्वसन सतह घट जाएगी। इसके बाद हम बात करें व्यावसायिक श्वसन विकार, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज। तो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी भाई ऐसे व्यक्ति जो स्टोन फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कोयला खदानों में काम कर रहे हैं, कॉटन फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, या ऐसी जगह जहां बहुत ज्यादा प्रदूषण है, उनमें व्यावसायिक श्वसन विकार होगा। व्यावसायिक मतलब है व्यवसाय से रिलेटेड, अपने बिजनेस से रिलेटेड। हर व्यवसाय के ड्रॉबैक होते हैं। क्या होते हैं भाई? ड्रॉबैक। तो हर व्यवसाय के ड्रॉबैक होंगे, यस और नो? हम बात करें व्यावसायिक श्वसन विकार, समझिएगा आप ध्यान से। तो हम बात करेंगे कि भाई ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर।
बिजनेस से रिलेटेड, कोई कॉटन फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई हम बात करें भाई कोयला खदानों में काम कर रहा है या सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो वहां वो हमेशा डस्ट के कांटेक्ट में रहेगा, धूल कणों के। तो ऐसी कंडीशन में उसे बार बार खांसी जुकाम होंगे, उसे बोलेंगे व्यावसायिक श्वसन रोग। अब अगर सिलिका की वजह से हो रहा तो क्या नाम देंगे? सिलिकोसिस। क्या नाम देंगे? अगर एस्बेस्टस पदार्थ आता है, एस्बेस्टोस जो होता है एक पदार्थ आता है, और ये पदार्थ आपको ध्यान रखना है कि भाई छोटी छोटी जैसे सीमेंट की चद्दरें होती है, इस तरह की मतलब वो होता है, ठीक है। तो हम कहेंगे एस्बेस्टोस, उसकी वजह से हो रहा तो एस्बेस्टोसिस। और हम कहेंगे कि भाई फाइब्रोसिस, फेफड़ों के ऊपरी भाग में फाइब्रस टिश्यू की अधिकता हो जाएगी, फेफड़ों का जो ऊपरी भाग है उसमें फाइबर इकट्ठे हो जाएंगे, तो उसे क्या नाम देंगे? फाइब्रोसिस, रेशामयता। क्या नाम देंगे? रेशामयता, ठीक है। तो हम कहेंगे कि भाई ये कंप्लीट चैप्टर वन शॉट के फॉर्म में, और आज के सेशन के लिए आपका बहुत बहुत